नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की सीरीज़ एक और वार्तालाप में। और आज के हमारे मेहमान हैं नीरज वेदवाल जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नीरज जी टीवी और फ़िल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम है, जिन्होंने अपने अभिनय के सफ़र में अनेकों किरदार निभाए हैं। और आइए आज जानते हैं नीरज जी के द्वारा निभाए गए उन किरदारों के बारे में और जानते हैं नीरज जी के कुछ अनछुए पहलू। हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और एक बार फिर से हम बात करने आए हैं एक और वार्तालाप में नीरज जी से, जो कि हमने पिछली बार जिनसे बातें करी थी। और उनके जीवन के, उनके करियर के कुछ अनछुए जो बातें रह गई थी, वो हम फिर से उनसे बात करेंगे और फिर से जानेंगे कि नीरज जी का स्ट्रगल और क्या अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से उन्होंने लाइफ को अपने आगे आगे करा है। तो चलिए आइए नीरज जी को एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ। नीरज, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप कैसा लगा आपको, आपका जो पहला आपने हमारे साथ बात करी थी, उसका क्या रिस्पांस रहा आपका? थैंक यू ब्रजेश, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए लोगों के। और जहाँ जहाँ मैंने सेंड किया था, अपने दोस्तों को दिखाया, बॉम्बे के दोस्तों को, दिल्ली के दोस्तों को, उनको बहुत ही पसंद आया। और एक बार फिर से धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो कि आपने इतने लोगों को हमारा हमारा जो ये काम है वो भेजा और लोगों को पसंद आए। ये सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीरज जी, आज फिर से हम आपसे बात करने आए हैं और एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। माय प्लेजर। तो नीरज जी, अच्छा, फिर बात शुरू करने से पहले मैं वो पुरानी बात जहाँ पर हमारी बात छूटी थी, वो बात तो ठीक है कि आप बॉम्बे गए, आपने स्ट्रगल करा, वो ठीक है। वो पर मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आपने जो थिएटर करा यहाँ पर दिल्ली के अंदर, जो आपने थिएटर करा, उस थिएटर में आपको कहाँ पर ऐसा लगा या कहाँ पर आपको एक ऐसा अप्रिसिएशन मिला, आत्मविश्वास आया होगा? विश्वास, हाँ। तो उस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। ब्रजेश, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि मुझे शुरू से ही पता था, या मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और ये भी था कि मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने बताया था आपको, क्लास में दोस्तों की तरफ से कहा जाता था कि यार तू अच्छा बोलता है। क्लास में पढ़ता था मैं हैंड्स अप करके। ये बात तो मैं आपकी समझ चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब कोई ऐसा नाटक, कोई ऐसी वही मैं उसी में आ रहा हूँ। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया मंडी हाउस में, तो हमको सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से कुछ फॉर्म्स निकले थे, उनको कैजुअल आर्टिस्ट चाहिए थे। वो एक प्ले कर रहे थे, शत्रुपा। ये बात है 2000 के आसपास की, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनको भी हमने इनवाइट किया था उस प्ले में। तो उसमें मुझे एक छोटी सी भूमिका दी गई थी, मिस्टर प्रेम मटियानी जी ने दी थी। उसमें महाभारत का एक सेक्शन था 10 मिनट का। उसमें एक रोल किया था मैंने। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जब द्रौपदी को विवाह करके लाते हैं, अपनी माता श्री के पास लाते हैं, तो माता श्री कहती है कि आपस में बांट लो। युधिष्ठिर बोलते हैं कि माँ, हम एक चीज़ लाएं और देखिए क्या है। तो माँ बिना देखे उनको बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं क्या देखूँगा, आप आपस में बांट लो। तो वो एक सीक्वेंस था। तो वो जब मैं रिहर्सल करता था, तो मैं कबूतरों को दाना दे रहा हूँ ऐसे देता था रिहर्सल में। तो प्रेम मटियानी जी देखते थे वहाँ से, और प्रेम मटियानी जी कहते थे कि यार क्या कर रहा है ये, ऐसे ऐसे क्या उड़ा रहा है, देख वहाँ बैठ, सामने बैठ, और ऐसे करते हैं। तो तुम यकीन नहीं मानोगे ब्रजेश, मतलब कि प्रेम मटियानी सर ने जो ऐसे किया, ऐसा लगता था कि ये ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने उनकी चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया। फिर मैंने किया, करते 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 वो किया, तो बाद में इतनी प्रशंसा मिली, इतना अप्रिशिएशन मिला उस सीन को, कि प्रेम मटियानी सर ने फिर मुझसे कहा कि मुझे गले से लगाया उन्होंने, और कहा कि तूने बहुत ही अच्छा किया, चारों भाइयों में सबसे अच्छा तूने किया। और वहाँ से फिर हमको, जो हमारे आर्ट डायरेक्टर थे रॉबिन दास जी, उन्होंने हमको भारंगम, एक होता है मंडी हाउस में भारत रंग महोत्सव, हर साल एक फेस्टिवल होता है, उसमें उन्होंने हमको मौका दिया कि जो मेरे साथ काम करना चाहता है, मैं एक प्ले कर रहा हूँ 6 बीघा ज़मीन, उसमें जो मतलब कि आप चारों पाँचों में से जो भी करना चाहता है मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तब हमने रॉबिन दास जी को, बहुत बड़े नाम हैं रॉबिन दास जी, इंडिया में आर्ट डायरेक्टर हैं, अभिनेता भी हैं, एक्टर भी हैं। आपने उनको देखा होगा, मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के फादर बने थे वो। तो हमने उनको ज्वाइन किया, उनके साथ रहा मैं 2 साल
मंडी हाउस में, उनका ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। उनके ग्रुप के अंदर मैंने बहुत सारी रिहर्सल्स की, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की, बहुत अभिनय को बारीकी से सीखने का मौका मिला। और उस दौरान हमने भारंगम में 6 बीघा ज़मीन नामक नाम से एक नाटक किया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने प्लेटफॉर्म नंबर 11 किया। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे मंडी हाउस में और बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। तो इसके बाद आपका बॉम्बे का सफ़र स्टार्ट हुआ 2001 में। 2002 में मैं बॉम्बे गया। 2002 में आप बॉम्बे गए। 2002 में बॉम्बे में जाने के बाद तो आपने जैसे बताया था कि आपका काफ़ी स्ट्रगल रहा, एज़ यूजुअल जैसे और लोगों का भी स्ट्रगल रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी पॉइंट पर आपको ये लगा कि यार बस अब हो गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियाँ आती हैं लोगों के साथ, और स्ट्रगल जो होता है कि बहुत मतलब इंसान को तोड़ देता है कई, क्योंकि आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हैं या आप कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप कैमरे के सामने आएंगे, जब मौके मिलेंगे। जब सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वहाँ पर कि आप जो जहाँ पर भी वो देने जाते हैं, अपने टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ तक आप पहुँचें और वो बंदा आपको आगे तक डायरेक्टर तक ले जाए, या वो बंदा आपको कहीं पर फेस कराए कैमरा, उसके बाद ही तो आप एक्टिंग दिखाओगे। उससे पहले तो आप जैसे 10 मतलब हज़ारों लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपका जानना चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो ये कहूँगा कि मैं दिल्ली से प्रिपेयर होके गया था कि मुझे बॉम्बे में स्ट्रगल करना है। और हम सुनते थे, इंटरव्यू देखते थे, लोगों से सुनते थे उनके अनुभव जो बॉम्बे से आ रखे थे। उसमें वो कहते थे कि लाइनों में लगना पड़ता है वहाँ पे। मेरा सवाल भी यही था कि वो 10,000 लोगों की लाइन, और उस लाइन में एक बंदा कैसे चूज़ होता है, मतलब क्या वो प्रोसीजर क्या है, वो उसमें अगर जब आप सेलेक्ट नहीं होते तो वो वहाँ पे निराशा भी होती है। तो वो आप कैसे वो चीज़ वो कहाँ कैसे पहुँचा कि आप कैमरे तक पहुँचे? तो मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे मन में अच्छी तरह था कि अच्छी खासी स्ट्रगल है वहाँ पे, क्योंकि हमारा कोई गॉडफादर नहीं था, हमारा कोई जानने वाला नहीं था, दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, बताया जैसे मैंने आपको। तो मैं जब यहाँ से गया तो मुझे अच्छी तरह पता था कि भैया वहाँ पे लाइनों में लगना है, लोगों की गालियाँ खानी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम किस पृष्ठभूमि से आए हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमने क्या क्या नाटक किए हैं। वो तो जब हम करेंगे तब उनको पता लगेगा, पर पहले तो करने के लिए मौका चाहिए। मौका वहाँ इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो जब हम गए थे तो वही चीज़ जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हार्ड कॉपी करते थे, वहाँ पे डस्टबिन में डाल दी जाती थी, हमको बाद में पता लगता था। हम तो बड़े खुश होते थे कि इतनी कॉपी ले ली, इतनी फ़ोटो ले रही, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम वेट करते थे फ़ोन का, तो कोई फ़ोन आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबके साथ ही ऐसा होता था। तो धीरे धीरे वहाँ के पता लगे चीज़ें कि मतलब कि ये तो सब दिखावा है, चीज़ें तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट से होती हैं। और अगर आपने कहीं ऑडिशन देना है तो पहले आपको फेक ऑडिशन और जेन्युइन ऑडिशन का पता लगना चाहिए। ओके, है ना। मैं यही बात जानना चाह रहा था, क्योंकि अब जो लोग हमारे इसको इंटरव्यू को, जो लोग आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं और जो सोचते हैं कि वो भविष्य में मुंबई जाएं, तो उनके लिए एक ये आपका जो होगा बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि ऑडिशन देने से ही कुछ होगा। और अगर किसी ने आपको मतलब कि अपने रिलेशन में बुला लिया, कांटेक्ट में बुला लिया, तो वो आपको एक दिन अच्छा काम दे देगा, एक दिन के लिए खड़ा कर देगा, पर अच्छा काम आपको ऑडिशन के थ्रू ही मिलेगा। ये मेरी समझ में बहुत जल्दी आ गया था। और मैं ऑडिशन देने में मैंने शुरू कर दिए, बिना इसको देखे कि मैं मतलब कि फेक ऑडिशन है या जेन्युइन ऑडिशन है। क्योंकि कोई अगर डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस आपका ऑडिशन ले रहा है, तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग में तो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि फेक ऑडिशन है या जेन्युइन ऑडिशन है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो बंदा या वो प्रोडक्शन हाउस या वो कास्टिंग वाला आपके लिए टाइम खर्च कर रहा है, आपके लिए रूम उसने हायर किया हुआ है। चलो ये मानते हैं कि चलो वो जेन्युइन ऑडिशन नहीं है, पर आपकी तो रिहर्सल हो रही है। मेरा ये मानना आज तक है, टिल डेट तक मेरा मानना ये है कि आपकी कहीं ना कहीं रिहर्सल हो रही है। घर में हमारी वो चीज़ नहीं हो सकती जो हमारी एक कैमरे के सामने फ्रंट ऑफ द कैमरा होती है, या हॉल में होती है, या फिर सामने डायरेक्टर बैठा हो, कास्टिंग वाला बैठा हो, प्रोडक्शन वाला बैठा हो, वो हमको स्क्रिप्ट देते हैं, फिर हम रीडिंग करते हैं स्क्रिप्ट की, याद करते हैं, फिर उसको कैमरे के सामने बोलते हैं। तो मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची, और अभी तक भी मैंने ये चीज़ सोची कि ये फेक ऑडिशन है, जेन्युइन ऑडिशन है। मैं अपना काम करता हूँ पूरी ईमानदारी से। और मेरा मानना ये है ब्रजेश, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरा मानना आज तक ये है कि आपका ऑडिशन कहीं ना कहीं
कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा देखा जा रहा है। अगर आप इस सोच के साथ ऑडिशन दोगे तो आप 100% दोगे अपना। अगर आपने घर में बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे मान लिया नहीं यार वहाँ फेक ऑडिशन होते हैं, वहाँ जेन्युइन ऑडिशन नहीं होते, तो आपका 80% 70% तो ऐसे ही गया, है ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि आपका कौन सा ऑडिशन था जहाँ से आपकी शुरुआत, मतलब आपको, मतलब ये शुरुआत हो गई कि आपको पहला रोल जो मिला कोई, मतलब या सीरियल में या टीवी पर आने के लिए पहला रोल जो आपको मिला, या वो ऐड हो या कुछ मतलब कोई छोटा मोटा रोल हो, वो कौन सा था जहाँ पर आपको रिकग्नाइज़ किया? आपको वो याद है क्या? जैसे मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में भी कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे रोल किए, DD1 के सीरियल किए, DD उर्दू के सीरियल किए। उन दिनों में 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद अपनी फैमिली के पास नोएडा आया था, दिल्ली भी आया हुआ था, तो यहाँ पे उर्दू के कुछ निकले थे। और मैं डबिंग भी करता हूँ, रेडियो डबिंग करता हूँ, मैं रेडियो नाटक करता हूँ। तो मैं रेडियो नाटक मैंने बहुत किए उस दौरान, जब मैं बॉम्बे से 2-3 साल बाद आया, दिल्ली आया। उस टाइम उर्दू के कुछ निकले हुए थे प्रोजेक्ट, DD1 के निकले थे, उसमें मेरे को अच्छी भूमिकाएँ मिली, इनफैक्ट मेन लीड मिली। नाम बताइए जो उर्दू में आपने करे। उसमें मैंने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ थी, उसमें प्रेमचंद के ज़ब्तशुदा अफसाने, तो उसमें मैंने 2 कहानी की थी मेन लीड में। एक की थी मैंने दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और एक की थी प्रेम और वियोग। तो इनके डायरेक्टर्स कौन थे आप बताएंगे? इनके डायरेक्टर FTI के थे, कोरियोग्राफर भी हैं वो, और DOP भी हैं, और डायरेक्टर भी हैं मिस्टर अजय शर्मा। तो उन्होंने मेरी प्रतिभा देखी और किसी ने मेरे को रिकग्नाइज़ भी किया था, सर ये लड़का बहुत कैपेबल है, ये कर लेगा। मंडी हाउस में है, बॉम्बे में है, बहुत टाइम से थिएटर भी कर रहा है, और बॉम्बे में 2-3 साल से है, 3-4 साल से बॉम्बे में है, वहाँ पे भी नाटक वाटक कर चुका है। तो अजय शर्मा जी ने मेरा ऑडिशन लिया, एक उन्होंने मेरी रीडिंग करवाई, जैसे बताया था मैंने आपको। तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को, हम रुड़की गए थे, मुझे याद है, 6 दिन के लिए, 3 दिन की एक स्टोरी होती थी, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन और प्रेम और वियोग, जैसे मैंने बताया आपको, उसमें मेरी दोनों में मेन लीड थी, और वो दोनों को सराहा गया बहुत ज़्यादा। पहले वो DD उर्दू में आया, फिर उसके बाद DD1 में उसको प्रसारित किया गया। उसके बाद मैंने आजकल सोनी TV पे आ रहा है मेरे साईं, उसमें मैंने 3-4 स्टोरी की, अलग अलग रोल्स किए उसमें। फिर एक स्वास्तिक प्रोडक्शन का मैंने तंत्र सीरियल किया हितेन तेजवानी जी के साथ, उसको बड़ा अप्रिशिएशन मिला और बड़ी वाहवाही उसकी। हितेन तेजवानी जी सर ने बहुत अच्छा कहा कि मतलब कि यू आर गुड एक्टर। तो अच्छा लगता है कि बड़े लोग और बड़े अभिनेता अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है हमको। इस इंटरव्यू का मतलब ही यही था मेरा, जो एक और वार्तालाप करने का मतलब जो है, मकसद जो है मेरा, एक और वार्तालाप करने का मकसद यही है कि आप जैसे लोग जो हैं अपना स्ट्रगल कर कर जो लोग आगे पहुँचे हैं, या जो लोग वहाँ पर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फिल्मों में हैं, TV सीरियल्स में हैं, जो काम करते हैं, तो उनके बारे में भी दुनिया को पता चलना चाहिए कि उनकी लाइफ का वो जरूर अनसुने पहलू होते हैं। वो ज़रूर 5 मिनट के लिए आपको दिखेंगे टीवी पे, या 4 मिनट के लिए दिखेंगे, या 2 मिनट के लिए दिखेंगे, बट उनके पीछे, उस 2 मिनट के पीछे आपका कितना स्ट्रगल है, कितनी आपकी जद्दोजहद है, तो वो बताना भी लोगों तक, वो पहुंचाना मेरा मेन जो मकसद है वो ये है कि वो छोटे जो हैं, मतलब छोटे 2 मिनट के रोल, 4 मिनट के रोल, 6 मिनट के रोल जो हैं, उन रोल्स के पीछे कितनी मेहनत है, मैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो लोगों, मतलब आप लोगों को लोगों के सामने लाना चाहता हूं। हम लोगों की सच्चाई, मतलब कि हमारे इंडस्ट्री की सच्चाई, हमारे पीछे जो जद्दोजहद चलती रहती है, हमारा संघर्ष, कितनी मेहनत है, वो मेहनत लोगों तक पता चलनी चाहिए। ऑडिशन के लिए मैं कहूँगा अपने दोस्तों की ऑडिशन से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी युवा पीढ़ी आ रही है वो सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पे सोचती है, मैं कॉन्टैक्ट्स से मेरे को ये रोल मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट्स से मैं यहाँ चले जाऊँगा, रिलेशन। बस आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो ऑडिशन, आपका क्राफ्ट, सबसे पहले अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है तो ही आप कभी आगे जा पाओगे। वो क्राफ्ट तभी अच्छा होगा जब आप कॉन्टैक्ट्स हैं, वो चीज़ें, वो सिर्फ आपको एक बार आपको एक सीरियल या एक फिल्म या एक शॉट, एक रोल दिलवा पाएंगे, पर अगर आपके अंदर प्रतिभा नहीं है तो फिर वो चीज़ आगे नहीं कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। मैं वही कहना चाहता हूँ कि, और वो क्राफ्ट का आपके अंदर वो चीज़ तभी आएगी जब आपको विश्वास है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो जब हमने वहाँ पे रविंद्र जी को ऑडिशन दिया, उन्होंने हमारा काम देखा तो उनको पसंद आया, उन्होंने 6 बीघा ज़मीन में हमको छोटी छोटी भूमिका दी, छोटी देंगे ऑब्वियसली, और उन्होंने हमारी रिहर्सल के दौरान जो हमने सीखा उनसे, वो बहुत मायने रखता है, और वो काम मेरे ज़िंदगी भर आया और आने वाला है। और उसी दौरान मैंने फिर दिल्ली में स्ट्रीट प्लेस किए, जिनको नुक्कड़ नाटक बोला जाता है, नुक्कड़ नाटक किए। नुक्कड़ नाटक से हेजिटेशन बहुत निकली हमारी, एक्टर की हेजिटेशन निकलती है ऑब्वियसली,
और हमने दिल्ली के कोने कोने में नुक्कड़ नाटक किए, स्ट्रीट प्लेस किए, मंदिरों में किए, स्टैंडों में, रोड के जिसका नाम है नुक्कड़ नाटक है। मतलब कि नुक्कड़ बोला जाता है कि अवेयरनेस के लिए। नीरज जी, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि बॉम्बे में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय आपको जब फर्स्ट कौन सी ऐसा सीरियल था या कौन सा ऐसी जगह थी जहाँ पर आपको फर्स्ट रोल मिला, वो कुछ अगर आपको याद हो, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। बॉम्बे में स्ट्रगल करने के दौरान मैंने बहुत, जैसे बताया आपको, छोटे छोटे नाटक बहुत किए, छोटे छोटे एपिसोडिक शोज़ बहुत किए, पर जिस चीज़ से रिकग्निशन मिला, जिससे एक पहचान मिली, वो उन दिनों क्राइम पेट्रोल स्टार्ट हो चुका था। क्राइम पेट्रोल एपिसोडिक शो जो आपने देखा होगा, क्राइम बेस है, जिसके बारे में आपने पहले बताया था। हाँ, तो उसमें एक स्टोरी थी। उस स्टोरी के लिए मैंने भी ऑडिशन दिया। उस स्टोरी के लिए मुझे पता लगा कि वहाँ पे यार ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन का था वो, तो वहाँ पता लगा कि एक स्टोरी शूट हो रही है। तो उसमें एक लड़के की भूमिका थी, सुखी नाम का लड़का, वो नेपाल और बिहार के बॉर्डर की स्टोरी थी। तो वहाँ पे मैंने दिया, और कास्टिंग वाले ने जब मेरी फ़ोटोग्राफ्स देखी तो उसको लगा, उसने रिलेट किया कि यार ये लड़का लगता है नेपाल और बिहार के बॉर्डर के टाइप का, कुछ उसका लुक जाता है। हाँ, अच्छा, ये मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि जब भी आपको कैसे रोल मिलता है या आपकी एक्टिंग होती है, मतलब एक्टिंग, आप प्रतिभा जो आपके अंदर है वो आप फोटो से तो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते, उसके लिए आपका चेहरा किसी भी डायरेक्टर को या असिस्टेंट डायरेक्टर को, जो कास्टिंग वाले हैं, उनको पसंद आना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। या आप इस बात से कितना? मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं ब्रजेश, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। क्योंकि आपने कहा उसको आपका चेहरा लगा कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के बीच पे आसपास आ गया, तो उसी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी एक्टिंग उसने नहीं देखी, सिर्फ आपका फेस कट देखा, सिर्फ फेस देखा कि अभी रोल में। अभी उसने मेरी एक्टिंग नहीं देखी थी। अभी स्टार्टिंग में होता है ऐसा ही है, स्टार्टिंग का जो कास्टिंग का जो प्रोसेस होता है ऐसे ही होता है कि फोटोग्राफ्स देखते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप से फोटोग्राफ मंगा रहे हैं, तो फोटोग्राफ्स देखते हैं आपकी और रिलेट करते हैं कि ये कैरेक्टर उसमें जा रहा है। तो उसके बाद 4-5 ऑप्शन या 8-10 ऑप्शन बोल सकते हैं हम, जितने भी ऑप्शन वो, पर वो सबसे पहले फ़ोटो देखी जाती है आपकी। तो फ़ोटो से फिर वो बुलाते हैं, आप 8-10 ऑप्शन को बुलाते हैं, एक्टर्स को बुलाते हैं, उसके बाद वो ऑडिशन लिया जाता है उनका। उन्हीं एक्टर का ऑडिशन लिया जाता है जो मतलब कि कैरेक्टर वाइज जा रहे हैं, फेस वाइज, लुक वाइज जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद ऑडिशन लिया जाता है। डॉक्टर के जैसे दिख रहा है तो डॉक्टर वाले फेस, या अब जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि पुलिस वाला है तो लंबा होगा, उसकी मुच्छें होंगी और हल्का सा, बहुत हल्का सा पेट निकला होगा और वो अच्छी खासी हाइट होगी, बिल्ड होगा अच्छा, तो इसको पुलिस वाले में भेज दो। पंडित का जो लुक है वो हल्का सा थोड़ा गंजा होगा, गोरा चिट्टा होगा, हल्का सा पेट निकला होगा, इसको धोती पहना दिया जाए तो पंडित लगेगा पूरा। डॉक्टर का भी लुक होगा मतलब कि स्मार्ट सा दिखने वाला, फेयर लुक, चश्मा लगाया हुआ, हल्की सी मूछें होगी। तो सबसे पहले कास्टिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है लुक वाइज। लुक वाइज से उसी लुक के एक्टर्स को बुलाया जाता है, 8-10 एक्टर को बुलाया जाता है, जो प्रोसेस है कास्टिंग का। उसके बाद उनमें से फिर ऑडिशन लिया जाता है, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है कि देखा जाता है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, ये कैसा बोल रहा है, इसकी बोलने की लेंथ कैसी है, इसकी मेमोरी कैसी है, ये अल्फाज को कितना याद कर पा रहा है, कितना क्लियर बोल पा रहा है। उसके जब 10-15 लोगों को लिया है लुक वाइज, फिर उसमें से सिलेक्शन होता है 5-7 लोगों का, ये अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद 5-7 लोगों को भेजा जाता है डायरेक्टर के पास कि सर ये हमने सेलेक्ट किए हैं इस रोल के लिए। फिर डायरेक्टर देखता है कि उसमें से भी जो बेस्ट चॉइस होगी डायरेक्टर, उसमें फिर बोलेगा कि इसको बुलाया जाए, कॉल दिस गर्ल। ओके, तो आपका जो प्रोसीजर है वो क्राइम पेट्रोल से स्टार्ट? क्राइम पेट्रोल से मेरे को फिर उन्होंने, कास्टिंग वालों ने मेरी लुक वाइज से उसमें बुलाया मेरे को, और उन्होंने कहा कि ठीक है ये कैरेक्टर है और इसमें आपका लुक जा रहा है, अब हम आपका ऑडिशन लेंगे। तो मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन लकीली उनको पसंद आया। ऑडिशन ऐसा भी होता है, लकीली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है आपका दिन अच्छा होता है और ऑडिशन आपने नहीं भी अच्छा दिया होता तो अच्छा चले जाता है। कई बार आपका दिन अच्छा नहीं होता, आप जितने मर्जी अच्छे एक्टर हों, पर आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स किया होता, पर आपका कह सकते हैं कि दिन आपका नहीं होता। ये होता। कुछ भी हो सकता है, फॉल्ट कहीं पे फंबल हो जाता है या टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो जाता है, या फिर आपको डायलॉग याद नहीं हो रहे, लेंथी डायलॉग होते हैं, या फिर हमारा सामने जो ऑडिशन ले रहा है वो हमसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि हम झल्ला जाते हैं, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्टर को कूल रहना चाहिए। पर लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आपका दिन की बात होती है। अच्छा। और आपका दिन है तो, पर ये है कि आपको एक अच्छा एक्टर तो आपको होना ही पड़ेगा, अपने क्राफ्ट में आपको परफेक्शन आनी चाहिए आपको। नीरज जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा
कि आपने फिल्में भी की हैं, बताया आपने, मुझे बताया था कि आपने फिल्में भी की हैं कुछ। हाँ, मैंने एक फ़िल्म की थी, आई किल्ड माई ब्रदर। अच्छा, ये फिल्म आपने कब करी थी और किसके साथ, किन डायरेक्टर कौन थे या प्रोडक्शन हाउस कौन सा था? आई किल्ड माई ब्रदर मैंने फ़िल्म की थी आज से 2012 की बात है, 2012-13 के अच्छा, तो आसपास। पहले तो ये फिल्म मिली कैसे आपको ये? ये फ़िल्म जो इसके डायरेक्टर थे नैरोन सिंह, उनके साथ मैं छोटी-छोटी मूवी करता था, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 7 शॉर्ट मिनट की, फिल्म्स आप? शॉर्ट फ़िल्म्स टाइप। ओके। उन्होंने अपने चैनल की, जैसे आप अपने चैनल के लिए बना रहे हैं, वो भी अपना चैनल है, उनका भी चैनल है, उसके लिए बनाते थे वो। तो उसमें लगा कि ये लड़का कैपेबल है, इसको मैं अपनी फ़िल्म में लेता हूँ। और वो फ़िल्म भी एक इंग्लिश फ़िल्म का एडप्टेशन है। तो उन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई उसकी कि नीरज एक स्टोरी है और इसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, आई किल्ड माई ब्रदर नाम से, और इसमें आपका मेन है। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे अच्छी लगी स्क्रिप्ट, तो वो फिल्म मैंने की, आई किल्ड माई ब्रदर। उसको भी अच्छा अप्रिशिएशन मिला, अच्छी वाहवाही मिली। अच्छा, वो करी आपने 2012 वो मैं 2012 में की, आई किल्ड माई ब्रदर। आई किल्ड माई ब्रदर। ओके, ये फिल्म कहाँ पर मिल सकती है अगर लोग देखना यूट्यूब में आप टाइप करेंगे आई किल्ड माई ब्रदर, तो वो फिल्म आपको मिल चाहें? जाएगी अगर आप आराम से। नीरज की ये फिल्म देखना चाहेंगे कि आई किल्ड माई ब्रदर, तो आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। और और इसके अलावा कोई और फिल्म आपने करी हो? उसके बाद नैरोन सिंह के ही एक सीनियर थे, हैं अभी कैमरामैन और डायरेक्टर भी हैं वो, विनय भाई करके, विनय भाई उनका नाम है। और तो उन्होंने उसमें देखा मेरे को आई किल्ड माई ब्रदर में, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का तो अच्छा है यार, दिल्ली से ही है, और वो भी दिल्ली से ही है, विनय भाई भी। तो वो एक फ़िल्म बना रहे थे रिया सेन जी को लेके, तो उन्होंने अपनी फ़िल्म के लिए ऑडिशन लिया मेरा, उनको पसंद आया, तो उसमें भी उन्होंने मेरे को एक रोल दिया। शॉर्ट फिल्म है वो भी? शॉर्ट फिल्म है। और वो फिल्म, उस फिल्म में मैं अपना करैक्टर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो उस फिल्म में क्या होता है, एक एक्ट्रेस की बॉडी हॉस्पिटल में आती है और हम 3 जूनियर डॉक्टर हैं, और हमको उसका पोस्टमार्टम करना है। ओके, आपका रोल एक जूनियर डॉक्टर? जूनियर डॉक्टर का रोल है। हाँ, और तो जैसे ही उसमें हम कितना आपका रोल था उसमें लेंथ कितनी रही होगी आपके रोल की? मतलब क्या आपका कितना रहा होगा वो 25 मिनट्स की फिल्म थी, तो उसमें मेरा कैरेक्टर 10-12 मिनट का रहा होगा। हाँ, मिला जुला ऑलमोस्ट के। 3-4 जो कैरेक्टर आप थे उनमें से आप एक मेन उनमें थे। से हाँ, वन ऑफ द मेन है ना। हाल फिलहाल के पिछले 4-5 सालों के जो अच्छे सीरियल्स हैं जो आपने करे हों, उनको आप बताना चाहेंगे? वो भूमिकाएं कौन सी थी, क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल, इस दौरान मैंने बहुत सारी एड फिल्म की। कॉरपोरेट फिल्म का मैं ज़रूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। जब भी मैं दिल्ली आता था तो साकेत में एक ऑफिस है, उसके डायरेक्टर हैं चंदन कुमार जी, उनके साथ मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स की, पेप्सी के लिए, गोदरेज के लिए और हैवेल्स के लिए एड फिल्म। उस दौरान मैंने दिल्ली में बहुत सारी कॉर्पोरेट मूवी की, और दिल्ली में एड फिल्म्स की मैंने। कोई एक आध एड फिल्म का नाम, जो एड जिस ब्रांड के लिए आपने ऐड किया हो, वो बताना चाहेंगे? वैनिश की एक ऐड की थी मैंने, गुड़गांव की कंपनी थी वैनिश की, उस दौरान ही 2015-14 के आसपास की बात है। अगर वैनिश की एक ऐड, मुझे सही से याद आ रहा है तो आपने एक वाटर प्यूरिफायर की भी ऐड करी है। हाँ जिसमें आप बस कंडक्टर बने हाँ, थे। वो मैंने बॉम्बे में की थी, वो अभी 3 साल पहले की बात है। हैवल्स की थी वो, हैवल्स प्यूरीफायर की ऐड थी वो। उसमें मेरा कैरेक्टर बस कंडक्टर का था, और वो ऐड तो अभी भी आप टीवी में देख सकते हैं, हैवल्स प्यूरीफायर की। वो मुझे याद है, मैंने आपको देखा था, इसीलिए मैं वो हाँ, मेरे जहन में है, जहन में होगी। और वो ऐड भी बहुत ही ज़्यादा दिखाई गई टीवी में, और बहुत अप्रिशिएशन मिला उस ऐड से भी। आप जो भी काम करते हैं, आपका काम जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपके लिए, एक एक्टर के लिए उतना अच्छा होता है। और काम तभी लोगों तक पहुँचता है जब आपका काम अच्छा होगा। आपका काम अच्छा होगा तो आपको रिपीटेशन मिलती है उसी प्रोडक्शन हाउस से, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लड़का ईमानदार है, अपना काम जानता है, अपना क्राफ्ट जानता है, और अच्छी तरह काम करता है, एक पंचुअल है। और एक प्रोडक्शन हाउस को, एक प्रोड्यूसर को और कुछ नहीं चाहिए, एक डायरेक्टर को और कुछ नहीं चाहिए। उसको ये है कि मैं जिस एक्टर को हायर कर रहा हूँ, बस वो हमारा काम अच्छी तरह से निकाल दे, है ना। तो अभी लास्ट ईयर मैंने एक ऐड का बताना चाहूँगा मैं आपको। एक ऐड और की मैंने अभी, स्टार स्पोर्ट्स का प्रोमो था विराट कोहली जी के साथ, वो मैंने इंदौर में शूट किया लास्ट ईयर। तो दोस्तों, नीरज जी हमारे विराट कोहली के साथ भी ऐड कर चुके हैं, और कैसा अनुभव रहा विराट जी के साथ आपको? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उसका। तो मैं आपको थोड़ा अगर टाइम देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बताइए। मैं विराट कोहली जी का, जब मेरा सिलेक्शन हुआ इस ऐड के लिए, मैंने, और वही जैसे मैंने बताया कि मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ अब ऑडिशन में। ऑडिशन से मुझे जो काम मिलता है, वो काम मेरे लिए भगवान की देन होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं इस ऐड का ऑडिशन दिया, मुझे कॉल आई रात को कि आपने ऑडिशन दिया था और आपका सिलेक्शन हुआ है, परसों हमारी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की,
तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने ओके बोल दिया उनको। पेमेंट की बात हुई, तो उस दौरान मेरे को जैसे परसों शूट था तो 2 दिन लगातार मेरी शूटिंग थी, और शूटिंग के दौरान ही रात को मेरे को फ़ोन आ गया, एक ऑडिशन था, तो मैंने कहा कल तो शूट पे जाना ही है, आज ऑडिशन दे देता हूँ। तो दोस्तों घर आते आते मेरे को 10-11 बज गए थे। अब नेक्स्ट डे फ़्लाइट है 6 बजे की। अब मैंने 3 बजे का अलार्म लगा दिया और मैंने कहा 4 बजे उठ जाऊँगा, 1 घंटे में आराम से पहुँच जाऊँगा, 6 बजे की फ़्लाइट है। अब मैं ब्रजेश, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अलार्म बजा, कब मैंने अलार्म को म्यूट कर दिया और मेरी नींद खुली 5 बजे के आसपास। 6 बजे की फ़्लाइट, यू बिलीव नॉट और यस, कि मतलब कि मेरी 6 बजे की फ़्लाइट और 5 बजे मेरी नींद खुली। मैं जैसे ही उठा मैंने कहा यार अब क्या होगा, इतनी बड़ी ऐड, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो मैं जैसे मैंने बैग में पानी की बोतल रखी, अपना टॉवल रखा, ब्रश रखा, ये निकला, और मेरे को ट्रेन भी मिल गई थी, मैं पहुंच भी गया था वहाँ पे, 5:30 तक पहुंच भी गया था। पर जैसे आपको पता है कि फ़्लाइट में अगर जाना हो तो 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है, 1 घंटे पहले वहाँ पहुँचना होता है, तो 1-1.5 घंटे पहले। तो जैसे ही मैं अपना बोर्डिंग पास लेने गया तो उन्होंने कहा कि सर आपकी फ़्लाइट तो गेट आपका क्लोज़ हो गया। मैंने कहा 6 नहीं बजे, अभी 5:45, कह रहा नहीं सर गेट क्लोज़ हो गया, सॉरी। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ से प्रोडक्शन वाले का फ़ोन, ईपी का फ़ोन, इनफैक्ट प्रोड्यूसर तक का फ़ोन आ गया कि नीरज क्या बात है, कहाँ पे हो, सारे आर्टिस्ट आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वो। तब तक फ़्लाइट निकल चुकी थी। फिर मेरे को प्रोडक्शन वाले का फ़ोन आया, कह रहा कि आप कहाँ पे हो अभी। अब मैं कितना बहाने बनाऊँ कि क्या करूँ, मैं कुछ भी बोलूँ तो कोई मतलब नहीं था, स्पीचलेस। तो फिर मैं चुप ही रहा, बातें सुनी उनकी, क्योंकि अपना फॉल्ट था, क्या कहता मैं, ट्रैफिक जाम में फंस गया, एक्सीडेंट हो गया, रात को लेट सोया, नींद नहीं खुली, रात को शूटिंग पे था, कोई मतलब नहीं, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपका फॉल्ट है तो आपका फॉल्ट है। तो फिर 10-15 मिनट में वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा क्या करूँ। तब फ़ोन आया, सडनली मेरे फ़ोन की रिंग बजी और उसमें देखा प्रोडक्शन वाले का फ़ोन था, कह रहा कि नेक्स्ट फ़्लाइट है 10:30 की, आप यहीं पे रहना। फिर मैं वहीं पे पेपर लिया, चाय पी, 10:30 तक वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया और 10:30 की फ़्लाइट पकड़ी। वहाँ पे गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया, फिर गाड़ी आई वहाँ से, फिर लंच में मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जाते ही मतलब कि लंच की तैयारी चल रही थी। मैंने कहा अब तो सारे मेरे पे फूट पड़ेंगे, सब मेरे बरस पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको अपने काम से मतलब होता है, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ होगा। ये मेरा मानना है। दिल से मैंने जानबूझ के लेट नहीं किया था, इंटेंसली लेट नहीं किया था, भगवान जानता है या मैं जानता हूँ, और कोई तो जानता नहीं है। इसलिए मेरे को वहाँ पे भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सर लंच कर लीजिए। उसके बाद सेकंड हाफ में हमारा ऐड शूट हुआ विराट कोहली जी के साथ, बहुत अच्छा ऐड रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद उसी टाइम हमको आना था, पर मेरे भाग्य में लिखा था 5 स्टार होटल में रुकना एक रात को, तो नेक्स्ट डे फिर हम आए और रात को वहीं पर रुके, और ये अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने विराट सर के साथ काम करा है। तो अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो आपका स्ट्रगल चल रहा था, जब आपका स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे आपका मतलब जीवनचर्या चलाने के लिए और क्या काम करते थे आप, या इसके अलावा कोई और कुछ काम करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ब्रजेश। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो जैसे जाते तो हीरो एक्टर बनने जाते हैं, बट फिर वहाँ पर अपनी लाइफ सर्वाइव करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए वो सबसे मेन जो होता है ना दिक्कत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान बहुत सारे अप्स डाउन्स आए। बहुत बार ऐसा लगा कि अब कई बार तो गाड़ी निकल पड़ी, कई बार ऐसा लगा होगा कि बस अब वापस चलो। हाँ, ये सिर्फ एक चीज़ मेरे पास कभी नहीं हुई मेरे साथ कि अब वापस चला जाए या अब हो गया, बहुत हो गया, इट इज़ इनफ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक सोच लेके आया था कि अगर मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर किसी भी चीज़ को आप पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात, जैसे कि शाहरुख खान जी का डायलॉग है, पूरी कायनात उसको जोड़ने में आपको लग जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि विश्वास होना चाहिए। विश्वास एक इतनी बड़ी चीज़ है जो आपको ऐसा संबल प्रदान करता है कि वो किसी भी हर्डल को, किसी भी बाधा को आपके जीवन में नहीं आने देता। तो मुझे विश्वास था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो 2 साल बाद, पर वो चीज़ ज़रूर आएगी, वो दिन ज़रूर आएगा जब मेरी गाड़ी चल निकलेगी। नीरज जी, आप लॉकडाउन से पहले जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उनके बारे में कुछ बताएंगे? ब्रजेश, जस्ट लॉकडाउन से पहले मैंने बॉम्बे में एक सीरियल किया था, एक महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
उसमें मेरा आपकी भूमिका का नाम बताएंगे, क्या था आपका कैरेक्टर का नाम? मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था उसमें। जो छोटे भीमराव अंबेडकर बने, उनके पिताजी हैं, उनका कैरेक्टर नेम था रामजी सकपाल, जो अभी भी चल रहा है उनका। और उनके साथ मेरे संवाद थे, उनके साथ मेरा सीन था। और इसके डायरेक्टर थे मिस्टर इम्तियाज़ पंजाबी, जिन्होंने बड़े पर्दे के लिए फंटूश फिल्म बनाई है। वो हमने 4-5 दिन शूट किया, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया। और उससे पहले मैंने तंत्र सीरियल किया था हितेन तेजवानी जी के साथ, स्वास्तिक प्रोडक्शन का। और तेनाली रामा में मैंने कुछ एपिसोड्स किए, स्टोरी की तेनाली रामा की। और महिमा शनिदेव की किया मैंने। मेरे साईं सोनी टीवी पे आता है, वो आपने देखा होगा, उसकी मैंने 2-3 स्टोरी की थी, बहुत अप्रिसिएशन मिला उसमें मेरे को। उसके अलावा एक सीरियल मैंने किया था कुल्फ़ी कुमार बाजे वाला, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। जो उसके मेन कर रहे थे मोहित जी, उनके साथ मेरा कैरेक्टर था और बहुत ही अप्रिसिएशन मिला। उसके डायरेक्टर भी बड़े नामचीन डायरेक्टर थे, मिस्टर प्रधान जी। और उससे पहले मैं बहुत सारे एपिसोडिक शोज़ कर चुका हूँ और मैंने बहुत सारी टेली फिल्म्स की इस दौरान, शॉर्ट मूवीज़ की। और जैसा कि आप जानते हैं नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो इंडस्ट्री में ये नेपोटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म वर्ड चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ब्रजेश, ऐसा है कि नेपोटिज्म तो अभी मेरे ख्याल से ये जो वर्ड अभी लाइट में आया है, ये 1-1.5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 साल हो रखे हैं जो आ रखा है। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, अपने फ्रेंड्स को, कि नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद जो वर्ड चल रहा है, मेरे ख्याल से ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में। ये सिर्फ इंडस्ट्री को एक टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाएगा या वकील अपने बेटे को वकील नहीं बनाएगा, या बड़े बड़े अभिनेताओं ने जो स्ट्रगल किया है, वो उनके बेटे जो हैं वो अपने बेटे को गाइडेंस नहीं देंगे और वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा एक्टर बने, तो कौन चाहेगा? आप हैं या मैं हूँ, सिंगर अपने बेटे को सिंगर अपने बेटे को सिंगर ही बनाना चाहेगा, या आप या मैं हूँ अपने बेटे को वैसी गाइडेंस देंगे कि हमारा बेटा हमारी पच्चीनों पर चले, तो वो उसी में चलेगा, क्योंकि उसको वही गाइडेंस मिलेगी। तो भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म जैसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, तो इसको जल्दी से जल्दी लोगों को समझ लेना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आने वाले जो युवा हैं, जो बॉम्बे आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपने 12th कर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं और अच्छी हाइट बॉडी हो गई, अपना फेस देखते हैं, फेस कट देखते हैं कि टीवी में किसी को देखते हैं अभिनेता को एक्टिंग करते हुए, कहते हैं कि 2 लाइनें क्या हैं तो मैं भी बोल लूँगा। ग्लैमर को देख के ख़ास तौर पर लोग बॉम्बे की तरफ रुख करते हैं, या फिर कहते हैं कि शोहरत अच्छी मिल रही है, पैसा अच्छा मिल रहा है इंडस्ट्री में और हमको भी जाना चाहिए। पर वहाँ जाके जो एक फ़ेज़ वो देखते हैं स्ट्रगल का, संघर्ष के दौरान, फिर बहुत डिप्रेशन होती है, बहुत हताशा में वो लोग आ जाते हैं, या वो टाइम नहीं दे पाते जो एक टाइम एक एक्टर को, एक इस इंडस्ट्री के जो स्ट्रगल करने आया है बॉम्बे में आदमी, उसको देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में वो क़ुव्वत है, अगर आप में आत्मविश्वास है, नॉट अति आत्मविश्वास, सिर्फ आत्मविश्वास है, तो आप इस इंडस्ट्री में, आप इस इंडस्ट्री के द्वार आप इस हमेशा के लिए खुले हुए। और अगर आपको पता लग जाता है कि आप एक्टर बनने के काबिल हो कि नहीं हो, एक्टर एक शब्द है ACTOR, 5 अल्फ़ाबेट का वर्ड है, लेकिन इसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इसको समझने में कि एक्टर है क्या चीज़। क्योंकि एक्टिंग सिर्फ वही कर सकता है जिसको अपने अंदर विश्वास है, जिसकी क़ुव्वत है एक्टिंग करने की, जिसने पहले एक्टिंग कभी की हुई है। सिर्फ एक्टिंग जो स्कूल होते हैं, ये सिर्फ आपको पॉलिश करते हैं। आपको अपनी इनर सर्कल से एक आवाज़ आती है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि आप एक्टिंग कर सकते हो। एक्टर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन एक्टर हर कोई बन नहीं सकता। थैंक यू नीरज जी, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। और मैं आपके अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी मैं दे दूंगा, अगर कोई नीरज जी से बात करना चाहे तो। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं जो आप सोचते हैं कि हम उससे मिलें, तो हम कोशिश करेंगे उनसे आपकी बात कराने की। थैंक यू नीरज जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।